पटना और दिल्ली के बीच दूरी कितनी है? अगर आप इसे आम दिनों में मापने चलेंगे तो समय के अंतराल पर और किलोमीटर के मानक पर ये लगभग 800 किलोमीटर, और घंटे के हिसाब से अगर आप अलग अलग माध्यमों से जाएंगे तो अलग अलग घंटों में ये दूरी आपको तय करने को मिलेगी। लेकिन अगर राज्य में चुनाव है तो इस दूरी को लगातार पाटने की कोशिश की जा रही है। कभी बिहार के नेता दिल्ली जा रहे हैं तो कभी दिल्ली से नेता बिहार आ रहे हैं, और वो ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये चुनावी बरस है। नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। कल तेजस्वी यादव दिल्ली जाएंगे, वहां उनकी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात होगी। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रवि उपाध्याय सर। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कल तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस के नेता से मुलाकात करेंगे, और ये लगातार कहा जा रहा है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के जो सीट शेयरिंग होनी है उसको लेकर के चर्चा होगी। क्या है ये पूरा माजरा? नहीं, देखिए, एक बात तो है, जो तेजस्वी यादव जो आरजेडी के में हैं, आरजेडी के बड़े और कद्दावर नेता हैं, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। अब उनका परिचय इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है 2025 में, वही जो सो चेहरा भी होंगे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट, यह कमोबेश यह तय ही है। यह सिर्फ बात है, देखिए, कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक दूसरे के टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर शुरू से लंबे समय से रहे हैं। तो ऐसे में जो अभी ऊहापोह की स्थिति आ रही थी, बीते दिन आपने देखा कि सचिन पायलट बोले थे कि बाद में हम लोग बैठ के बात करेंगे कौन चेहरा होगा, कौन चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट होगा। तो ये ऊहापोह की स्थिति थी, और इसी ऊहापोह की स्थिति पर कहीं विराम लगाने की कवायद में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस भी है। कांग्रेस भी जान रही है कि बिहार में अगर हम साथ में मजबूती से लड़ेंगे तभी जो है सो जो परिणाम झारखंड में पड़ोसी राज्य में निकल करके आया, वहां पर फिर से सत्ता की वापसी हुई हेमंत सोरेन सरकार की, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की। उसी तरीके से तेजस्वी यादव के साथ में अगर मजबूती से हम लोग मिलकर लड़ेंगे, तमाम अलायंस पार्टनर, तो यहां पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकेगा। अदरवाइज थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, हिलडोल हुआ, तो सब कुछ सामने, क्योंकि एनडीए मजबूत पहलवान आपका उतार रहा है सामने, उसकी एनडीए की बड़ी तैयारी है, इस बात को से आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये है, और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव की जो सूचना है, जो आ रही है खबर कि तेजस्वी यादव कल दिल्ली में रहेंगे, और कल दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पार्टी के बिहार मामलों के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उनके साथ उनकी भेंट होगी। और वो भी क्यों ना, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं वह बीमार हैं और इन दिनों दिल्ली में हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव की बिटिया जो हैं वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राजद से, तो वो उनके आवास पर संभवतः उनकी मुलाकात हो सकती है, या फिर अन्य कहीं जगह पर जो भी माकूल जगह होगा वहां पर इन लोगों की मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम तेजस्वी यादव समेत अन्य जो उनके जो किचन जो कैबिनेट होता है उसके लोग मुलाकात होगी, उनसे मुलाकात होगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो राज्यसभा से सांसद हैं और आरजेडी के कद्दावर नेता प्रोफेसर मनोज कुमार झा, उन्होंने कहा कि यह मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात है, इसमें सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। हम आगे देख रहे हैं कि ठीक 2 दिन बाद 17 अप्रैल को जो महागठबंधन की बैठक है वो पटना में आयोजित की गई है। तो महागठबंधन की बैठक से पहले इस बैठक को आयोजित करना, ये क्या संदेश देने की कोशिश है बाकी दलों के साथ? देखिए, ये एक बात स्पष्ट और पूरी क्लियरिटी से समझना पड़ेगा कि बड़े बड़े नेता जब मिलते हैं एक जगह एक रूम में और पहले से शेड्यूल तय रहता है, तो वह सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं होती। उसमें जब बड़े नेता मिलेंगे तो कुछ न कुछ राजनीति की ही बात होगी, और बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि जब तेजस्वी यादव मिलेंगे, जब मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, जो कृष्णा अल्लावरू होंगे, तो वो सब कांग्रेस को चुनाव लेकर के बात नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से कन्हैया कुमार बिहार में नहीं चाहते हुए भी आरजेडी के घूम रहे हैं, वो पदयात्रा कर रहे हैं। नहीं चाहते हुए भी राजेश रंजन और पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वह कौन, तो यह सब कुछ तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ माकूल नहीं है। इसको माकूल, इसको सब कुछ बनाने के लिए यह सब पूरी तैयारी मजबूती से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से की जा रही है। ठीक है, औपचारिक मनोज झा बोल रहे हैं, वह पार्टी के मुखर प्रवक्ताओं में से एक हैं, आरजेडी के, और राज्यसभा सांसद हैं, तो वह यही बोलेंगे, और क्या बोल सकता है कोई आदमी। लेकिन अंदर खाने में होगी बातचीत। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के दौरे पर हैं। 19 तारीख को जैसी सूचना है कि बक्सर में एक वो रैली करेंगे, उसके बाद पटना में भी वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कुछ दिन पहले भी बिहार आए थे, उन्होंने उस बार भी वो बक्सर ही गए थे, फिर एक बार बक्सर को चुना।
बक्सर चुनने की बात नहीं। देखिए, बक्सर जो है सो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है। हम्म, वहाँ पर उस इलाके में आप देखिएगा कि मायावती का भी इम्पैक्ट बहुत रहता है। हम्म, तो इस लिहाज से और बगल में वाराणसी है, हम्म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्स्टिट्यूंसी है बक्सर के बाद। हम्म, तो वो आप उस लिहाज से मल्लिकार्जुन खड़गे का पेनिट्रेशन वहां पर एकदम निश्चित रूप से उचित है, और वहां पर होगा तभी कुछ न कुछ आपको जवाब दबाव भी दिखाई पड़ेगा और सब कुछ बात भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। और निश्चित रूप से यह एक समझने वाली बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जाना वहां पर बक्सर में, फिर पटना में आकर के अपने कार्यकर्ताओं, अपने लोगों से बातचीत करना, तो यह कुछ न कुछ निश्चित रूप से इस बार चुनाव है विधानसभा में, तो कांग्रेस पूरी तत्परता के साथ, पूरे नए टोन और ट्यून के साथ बिहार में इस बार मजबूती से उतरती हुई दिखाई पड़ रही है। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सर। अप्रैल का महीना है, मौसम तो बदल रहा है, बिहार में ठंडी बयार बह रही है, लेकिन जो बिहार की राजनीति है, ठंडी बयार के बाद भी वो गर्म हो रही है। आज एक और नेता है पशुपति पारस, उन्होंने घोषणा कर दिया कि एनडीए से हमारा कोई नाता नहीं है, नाता हमने तोड़ दिया है। 243 की 243 सीटों पर हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। ये क्या संदेश देने की कोशिश देखिए, है? हम लोग पहले से ही कह रहे थे, आज जैसो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह थी, उसमें जो है सो जिस तरीके से आज उन्होंने दमखम दिखाया कि, और दमखम क्या दिखाना है वो तो सब लोग जानते हैं कि उनके पास में शक्ति है, शक्ति, राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक थाती, और उनके साथ में पूर्व सांसद सूरज भान, पूर्व सांसद चंदन सिंह, पूर्व सांसद प्रिंस राज और श्रवण अग्रवाल, जो पार्टी के मुखर प्रवक्ताओं में गिनती होती है, वह साथ में थे, मजबूती के साथ में थे। और देखा गया कि जिस तरीके से बापू सभागार के अंदर और बाहर जो स्थिति बनी पड़ी थी, वह किसी से छिपी हुई बात नहीं थी, और अभी कई लोग रास्ते में ही थे। तो देखिए, पशुपति कुमार पारस जो है सो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में वह मिनिस्टर भी थे इससे पहले, और लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय उनकी पार्टी का नाम है, उसके वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से एनडीए ने उनको दरकिनार किया, उससे वह आहत हैं, और इसी आहत का नतीजा है कि आज उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ने की विधिवत घोषणा भी कर दी है। यह तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया, अब उन्होंने कर दिया कि हम एनडीए से नाता तोड़ रहे हैं। अब एनडीए से नाता तोड़ रहे हैं तो अब सीधे उनके साथ में दूसरा क्या दिखाई पड़ता है, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक। तो दो ही ध्रुव में लड़ाई होगी, एनडीए और इंडिया। या तो आप एनडीए में रही या फिर इंडिया में रही। तो निश्चित रूप से जो मन मिजाज, जितनी उनके साथ में जो बात कही जाती है, राजनीतिक रूप से उनको ठगा गया, राजनीतिक रूप से उनकी पार्टी को दरकिनार किया गया, तो उससे उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम दलित सेना के कार्यकर्ता जो उनसे जुड़े हुए हैं, पशुपति कुमार पारस से रामविलास पासवान जो स्वर्गीय नहीं रहे, उनके समय से जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं, वह लोग ठगा महसूस कर रहे थे। और उसी का नतीजा आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी तादाद में सड़क पर लोग उतर गए थे, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के, और उसी का नतीजा निकला। हाँ, उन्होंने यह बात तो जरूर कही है कि 243 सीट पर अभी हम तैयारी करेंगे। और उससे देखिए, तैयारी करेंगे तो वह किसके साथ जाएंगे, स्पष्टता, क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ रहा है कि वह महागठबंधन के साथ जाएंगे। वो निश्चित रूप से महागठबंधन के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव संक्रांत के समय उनके आवास पर गए थे, वह भी लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे। तो यह सब बनी हुई स्थिति, तो यह आप मान के चलिए कि वह महागठबंधन में एंट्री उनकी होगी आने वाले समय में। और मिल बैठ करके हमको तो लग रहा है कि अब जो महागठबंधन की जो बैठक होगी उसमें वह भी शामिल होंगे, ऑफिशियली अनऑफिशियली उनके भी प्रतिनिधि या उनके भी लोग शामिल होंगे। वह लाख कह दें कि हम नहीं है, इसको हम लोग जो जितनी बात देख और समझ रहे हैं और जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन सर, सवाल यह है कि जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय हमने देखा था कि 144 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा, 70 सीट पर कांग्रेस लड़ी, बाकी जो सीपीआईएम और बाकी जो घटक दल थे वो अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़े। पशुपति पारस अगर महागठबंधन के साथ जाएंगे तो किस किस सीट में सेंध लगाएंगे? देखिए, सेंध की बात नहीं है, उनके पास भी अपना वोट, अपना जनाधार है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं रामविलास पासवान स्वर्गीय नहीं रहे, उनके वह अनुज हैं, छोटे भाई हैं, और वही संगठन का अपने समय में काम भी देखते थे। तो निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस के पास में वह थाती तो है कि वह अब जाएंगे तो निश्चित रूप से एनडीए को परेशानी होगी, क्योंकि जो दलित वोट कहा जाता है, जो पासवान वोट, उसमें भी पासवान वोट, तो पासवान वोट निश्चित रूप से पासवान वोट में डेंट लगेगा इनके अलग लड़ने से महागठबंधन के साथ में। और देखिए, एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव या महिला युवा कह लीजिए, हाँ, महिला युवा, तो वो कह लीजिए, तो दलित का अगर एक चंक जुड़ेगा इधर से, और अन्य जो है सो पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात आ रही है, महिलाओं पर भी बात हो रही है, तो यह
जिस तरीके से माई बहन सम्मान योजना की घोषणा तेजस्वी ने कर रखी है 2,500 रुपए की, तो यह सब तमाम तरह की जब कवायद होगी तो उससे मजबूत तो निश्चित रूप से महागठबंधन फिर दिखाई पड़ेगा। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से क्या तैयारी होती है काट के लिए। लेकिन अभी जो फिलहाल जो दिखाई पड़ रहा है, यह तस्वीर निश्चित रूप से मजबूत तस्वीर की ओर धीरे धीरे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन महागठबंधन में जो किरकिरी है उसको इनको समाप्त करना होगा। अगर नहीं किरकिरी समाप्त करेंगे तो जिस तरीके से कांग्रेस हावी होती हुई दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से आपको, तो वो फिर इनके लिए पेशोपेश की स्थिति होगी। और सबको सहेज करके ले चलेंगे तो इनके साथ में एक आधार वोट तो इनको मिलेगा, क्योंकि विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह भी इनके साथ मजबूती से है। तो वह सब मिलाकर के एक बड़ा और मजबूत समीकरण इनके साथ दिखाई पड़ेगा। हाँ, उन्होंने भी तो 60 सीटों पर, जो मुकेश सहनी उन्होंने बाकायदा दावा कर दिया था। सर, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और आखिरी ये सवाल भी होगा कि जो दलित वोट बैंक है वो 19% दलित हैं, जो जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। इस बार जो अंबेडकर जयंती मनाई गई, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बहुत मतलब इसे उल्लास के साथ मनाया गया, जन जन को इससे कनेक्ट करने की कोशिश की गई। आपने तो बिहार की राजनीति को बहुत लंबे समय से देखा है, इतिहास में कभी इस तरह से अंबेडकर जयंती को सेलिब्रेट किया गया है? नहीं, देखिए ये चुनावी वर्ष है, चुनाव है, 4-5 महीने रह गए हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि हर लोग चाह रहा है कि ये देखिए जात की राजनीति से आप कैसे इनकार कर सकते हैं। कहीं पर भी किसी स्टेट में, चलिए बिहार में तो खास करके है, तो ये आप देखिए कि हर जाति हर समाज का देखिए एक रैली, एक जत्था निकल रहा है। तो ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर की आपने बात की। अब देखिए नायाब सिंह सैनी जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, वह जो सो किसके, महात्मा फूले के जयंती के अवसर पर जो है सो वह बात बोलते हुए चले गए। तो यह सब कुछ न कुछ तो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें कहाँ ऐसे आप कैसे परहेज करिएगा कि जाति को साधने की कवायद हो रही है। हाँ, जाति को तो साधने की कवायद तो ऐसे भी बिहार जैसे राज्य में बहुत ज़्यादा होती है। जब भी एक कैलेंडर बनाया जाए और उसमें अगर चुनावी बरस हो, तो उसमें कम से कम ये तय कर लिया जाए कि जो आने वाले जितने महीने हैं उसमें जो पूरे वायुमंडल का तापमान है वो बाकी के कैलेंडरों से ज़्यादा होगा। ऐसी ही तमाम राजनीतिक चर्चाओं और खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।